चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मीनाक्षी, पूनम, सुरेंद्र, कविता, अनुराग, राजेश, मोस्ट वेलकम भाई प्रियंका, मोस्ट वेलकम भाई रंजन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए और एकदम इत्मीनान से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं कि क्या पैटर्न रहा है एनटीपीसी का और किस प्रकार से आपको तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए भारत के भूगोल के पीवाईक्यूज का सफाया करते हैं। यह रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आज का हमारा टारगेट होगा 70 क्वेश्चन का कम से कम। तो चलिए 70 क्वेश्चन के टारगेट के साथ शुरू कर रहे हैं इस सेशन को और सभी लोग अपने इस प्यारे सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध, सबसे पुराना डैम कौन सा है? जी हाँ। और जिसको मिक्स क्वेश्चन पढ़ने का शौक हो या मिक्स क्वेश्चन करने की इच्छा हो तो कल सुबह 9 बजे जरूर मिलिएगा। चलिए, भारत में सबसे पुराना बांध साथियों कौन सा है इसमें से? तो ग्रैंड अनीकुट है। कौन सा है? ग्रैंड अनीकुट है। अब अगर हम ग्रैंड अनीकुट की बात करें, सबसे पुराना डैम की बात कर रहा है, सबसे पुराने बांध की बात कर रहा है। जैसे कुछ फैक्ट्स हमने आपको कल बताए थे, याद करिए कि हमने कहा था कि सबसे पहला है ना, पहला जो या सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र, ठीक है, कहां स्थापित किया गया था? सिद्रापोंग दार्जिलिंग में। और पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? संयंत्र कहता है तो दार्जिलिंग, परियोजना कहता है तो शिव समुद्रम, और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहता है तो दामोदर घाटी निगम। ठीक है ना। इस बात को याद होगा आपको कि अगर आपसे कहा जाए क्या, अगर आपसे कहता है पहली, ठीक है, पहली जल विद्युत, ठीक है, क्या कहता है? पहली जल विद्युत संयंत्र। अगर संयंत्र कह रहा है तो आंसर अलग होता है, परियोजना कहता है तो आंसर अलग होता है, और अगर आपसे कहता है पहली नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तब आंसर अलग होता है। क्लियर बात है ना। और यहां क्या कह रहा है? यहां कह रहा है सबसे पुराना बांध। क्या कह रहा है यहां? यहां कह रहा है सबसे पुराना डैम। क्या कह रहा है? सबसे पुराना डैम। ठीक है ना। हाँ जी, सबसे पुराना डैम। तो ये जो है इस प्रकार से आपको समझ के आगे चीजों को चलना है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, ठीक है, ये तो आपको ध्यान देना ही है, ग्रैंड अनीकुट। ठीक है, ये कौन सी नदी पर स्थित है भैया? कावेरी नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसे किसने बनवाया था? तो इसे चोल शासक कारिकल ने बनवाया था। चोल राजा कारिकल चोल। ठीक है ना। क्या नाम था इनका? कारिकल चोल, मतलब चोल काल में बना था। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप ध्यान दे रहे हैं कि भैया ग्रैंड अनीकुट या कल्लानाई, ये चोल राजा कारिकल ने बनवाया था कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। ठीक है, बाकी इनके आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग, सिद्रापोंग दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और भाई कब? तो भैया इसका आंसर होना चाहिए 1897। कब? 1897। और यहां पर क्या होगा भैया? शिव समुद्रम। क्या होगा? शिव समुद्रम। क्लियर बात है, शिव समुद्रम। और यहां पर क्या होगा? दामोदर घाटी परियोजना। क्या भैया? दामोदर घाटी परियोजना। क्लियर बात है ना। और इसके अपने अपने डेट्स हैं, जैसे इसका डेट क्या है? 1897। इसका डेट क्या है? 1902। इसका डेट क्या है? 1948। क्लियर बात है। और इसका तो आप देख ही रहे हैं कि इसका क्या है भैया? इसका है चोल काल। क्या है भैया? चोल काल में। ठीक है, चोल काल में। ठीक है, तो देखिए है क्या कि किसी भी चीज को जब पूरी जानकारी के साथ पढ़ेंगे तो कभी भी वो आपके लिए डाउट नहीं बनेगी। ठीक है, और आपका कंसेप्ट क्लियर रहे तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप तूफान मचा के रख देंगे, है कि नहीं। चले भाई, ममता, शीतल, लाडो, एकता, ये बताओ अब कोयना बांध। कोयना बांध साथियों कहां पर स्थित है? देखो, कोयना बांध तो कोयना नदी पर ही है। ठीक है, नदी का नाम ही कोयना है, कोयना नदी का नाम ही है। ठीक है, और कोयना किसकी सहायक नदी है? याद करिए, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। और कोयना पता है आपको, कोयना जो है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट डैम इन महाराष्ट्र। लार्जेस्ट डैम इन महाराष्ट्र। लार्जेस्ट डैम इन महाराष्ट्र। ठीक है ना, बिल्कुल। आइए ये बताइए, कह रहा हीराकुंड डैम किस नदी पर है?
इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। लॉन्गेस्ट डैम है साथियों, ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट डैम है। तो कभी भी पूछे लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है ना, हाँ लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया या इन भारत, ठीक है, तो यही होगा साथियों। कहां पर है, उड़ीसा में स्थित है। कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान इसका निर्माण हुआ था। ठीक बात है। चले भाई, नम्रता, धीरज, ईश्वर चरण, क्या बात है, नाम देखिए बहुत शानदार। बताइए, शरावती नदी, याद करिए साथियों, ये वही शरावती नदी तो है। शरावती नदी पर अगर आपको याद हो तो शरावती नदी पर ही तो कूचीकुल है ना, सॉरी, जोग या गरसोपा जलप्रपात है। कौन सा, तो जोग या गरसोपा जलप्रपात इसी पर तो है। जोग या गरसोपा जो जलप्रपात है, ठीक है, जोग या गरसोपा जलप्रपात भी इसी पर है कि नहीं, हाँ जी इसी पर है। तो जोग या गरसोपा जलप्रपात इसी पर है, एज इट इज याद करना है। अच्छा, अब इधर आप ध्यान दीजिए अगर, तो भैया ये परियोजना कर्नाटक में आपको मिलेगी। कहां पर मिलेगी, कर्नाटक में, क्योंकि जोग या गरसोपा यहीं पर तो है, कर्नाटक में, ठीक है, तो एज इट इज याद कर लेना है। हालांकि आपने ये चीज याद रखी होगी कि कर्नाटक में ही आप देखेंगे तो वराही नदी पर क्या मिल जाएगा, वराही नदी पर आपको मिल जाएगा क्या भैया, कूचीकुल जलप्रपात। कौन सा, कूचीकुल जलप्रपात या वाटरफॉल, जो कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ठीक है ना, वाटरफॉल या जलप्रपात। क्लियर बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। ये बताइए, तुंगभद्रा साथियों, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा भाई, तुंगभद्रा कहां पर मिलेगा, तुंगभद्रा भैया कर्नाटक में मिलेगा। कहां पर मिलेगी, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में मिलेगी। और याद करिए, तो तुंगभद्रा के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर है ना, तुंगभद्रा नदी के किनारे अगर हम प्रसिद्ध शहरों की बात करें तो आपको मिल जाएगा क्या भाई, प्राचीन मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर इसी के किनारे था। आज की डेट में हम्पी इसी के किनारे है, और आंध्र प्रदेश का अमरावती भी इसी के किनारे है। आंध्र प्रदेश का अमरावती भी इसी के किनारे है, ठीक है। तो अमरावती जो है वो आंध्र में है, ठीक है, अमरावती आंध्र में है, और ये दोनों कहां पर है, ये दोनों कर्नाटका में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भाई आप देखेंगे कि कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है, ये क्या है, ये कृष्णा की सहायक है। तो एज इट इज याद रखिएगा। और कृष्णा की सहायक नदियों को याद करने के लिए, याद करने हमने दमदार ट्रिक्स बताई थी, है ना, हमने दमदार ट्रिक्स बताई थी कि कृष्णा की सहायक नदियों को आप कैसे याद कर सकते हैं। बताई थी कि नहीं बताई थी, चलिए ये बताइए फटाफट। हाँ जी भाई, बताओ भाई, धीरज बताओ 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 भाई, ममता जी हाँ, कह रहा है निम्नलिखित बिजली घरों में से दामोदर घाटी परियोजना, भाई दामोदर घाटी परियोजना कहां पर है, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में है। और याद करिए कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। और किसके तर्ज पर की गई है इसका गठन, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है ये। क्लियर बात है ना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर ये आधारित है ना। तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर ये आधारित है। और सिंपल सी बात है कि भाई ये देखिए, हम्पी, क्या हम्पी झारखंड में है नहीं ना, हम्पी तो कर्नाटक में है, तो ये कट गया, ठीक है। तो भैया जहां जहां 4 मिल जाए पहले तो वही काट दो, तो ये काट दो, कम से कम एक अलग हुआ, लेकिन बाकी तीनों है, ठीक है ना, बाकी तीनों है। सी दुर्गापुर, चंद्रपुरा, मैथान, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए, फिलहाल इसको याद रखेंगे भैया। कह रहा है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना, भाई कोसी जो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना है, ये भारत और नेपाल, भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, इस बात को भी ध्यान देंगे, ठीक है। भारत और नेपाल की साथियों ये संयुक्त परियोजना है। और किस राज्य में स्थित है, यही पूछ रहा है, तो कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। किसकी सहायक नदी है ये, गंगा की सहायक नदी है भैया, किसकी, गंगा की सहायक नदी है कोसी। और दुनिया की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है, सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है, और इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहते हैं। उत्तरी बिहार में जो बाढ़ का कारण है वो यही बनती है, और हजारों घरों को हर साल तबाह करती है। चलिए ये बताइए भाई सबीना जी, बताएंगे वे रिंकी, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है। ठीक है, देखो अब सर्दियों की बात करें, सर्दियों के टाइम में अगर आप देखेंगे, सर्दियों में अगर हम बारिश की बात करें, सर्दियों में वर्षा की बात करें, तो सर्दियों में वर्षा दो तरीके से होती है, ठीक है, मतलब दो जगहों पर होती है। एक तो उत्तर भारत में होती है, ठीक है, उत्तर भारत में होती है, और दूसरी कहां पर होती है, दूसरी कोरोमंडल तट पर होती है, कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट का मतलब हो गया कहां पर, तमिलनाडु, ठीक है, कहां पर, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु में। अच्छा, अब इसमें भी देखिएगा कि उत्तर भारत
और कोरोमंडल तट। ठीक है, अब इसमें उत्तर भारत में जो बारिश होती है ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और पश्चिमी विक्षोभ को और क्या कहते हैं? इसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है ना। और यहाँ कोरोमंडल की बात करें तो कोरोमंडल पर जो बारिश होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से होती है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, अब इससे तो दिख रहा है कि जो भी बारिश होती है वो कहां पर होती है? तमिलनाडु में होती है। सीधा सीधा कहां पर होती है? तमिलनाडु में होती है। इससे जो बारिश होती है वो कहां पर होती है? तो भैया दिल्ली में होती है, थोड़ा बहुत यूपी में होती है, थोड़ा बहुत हरियाणा में होती है। लेकिन इससे जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी भी होती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इससे क्या होती है? बर्फबारी भी होती है। क्या होती है? बर्फबारी। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो पश्चिमी विक्षोभ है ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के लिए जिम्मेदार है, और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो भैया बारिश के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये भैया आपको याद करना है। हालांकि आप जानते हैं कि भारत में ज्यादातर जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। ठीक है ना। हाँ, रास्ते में रह जा रहा है मोहित बाबू। ठीक है, थोड़ा और उसको धक्का मारो और स्पीड में फेंको, फेंको अपना कमेंट तेजी से फेंको, अभी पहुंचा नहीं है। चलो भैया, तो राइट आंसर आप समझ गए क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ होगा। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ को ही हमने कहा कि इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। और कई बार तो एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि यह बनता कहां है। ठीक है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर के ऊपर बनता है। कहां बनता है ये? भूमध्य सागर के ऊपर बनता है। और आप सोचिए भूमध्य सागर के ऊपर बनकर, ठीक है, भारत की तरफ चलता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये बताइए आप। कह रहा मानसून पूर्व वर्षा, मानसून पूर्व फुहार को क्या कहा जाता है भैया? बताएंगे मानसून पूर्व फुहार को क्या कहते हैं? तो आइए जरा देखिएगा। देखिए मानसून कब आता है? आप जानते हैं मानसून कब आता है भाई? मानसून कब आता है ना? फिर हम मानसून पूर्व फुहार बताएं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपसे कहा जाए कि भारत में ज्यादातर वर्षा किससे होती है ना, भारत की जलवायु कैसी है? मानसून से। तो मानसून कब आता है? तो अगर आपसे कहा जाए कि मानसून आता है, सबसे पहले कहां आता है? ठीक है, मानसून आता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहां आता है? जून के प्रथम सप्ताह में केरल में आता है। जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में कहां पर आता है? प्रथम सप्ताह में केरल में आता है। कहां पर आता है? केरला में आता है। ठीक है, तो जून के प्रथम सप्ताह में केरला में सबसे पहले मानसून आता है। ठीक है ना। हाँ जी भैया, हाँ केरला में आता है। तो यहां पर सवाल क्या है? यहां पर सवाल यह भी है, यहां पर सवाल यह है कि भाई मानसून पूर्व फुहार को क्या कहा जाता है? कहां पर क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से समझिएगा कि भैया मानसून पूर्व फुहार को वेस्ट बंगाल में कहा जाता है काल बैसाखी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, उड़ीसा में क्या कहा जाता है? उड़ीसा में नार्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ीसा में नार्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बिहार में भी नार्वेस्टर कह लेते हैं। बिहार में भी क्या कह लेते हैं? नार्वेस्टर कह लेते हैं। ठीक है, या अब इसी प्रकार से आप देखिए कर्नाटक में क्या कहा जाता है? कर्नाटक में इसको कहा जाता है क्या? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, या कॉफी वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। और इसी प्रकार से केरला और कर्नाटक दोनों में ही, केरला और कर्नाटक दोनों में ही इसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर भी कहा जाता है। आम्र वर्षा या मैंगो शावर भी कहा जाता है। मैंगो शावर भी कहा जाता है। यह मानसून पूर्व फुहार है। कई बार आपने देखा होगा कि मानसून आने के पहले, ठीक है ना, मानसून आने के पहले भी कई बार बारिश होती है। तो ये वही चीज हमने यहां पर बताई है, इसकी एक स्क्रीनशॉट लेनी बनती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक जरूर इसका ले लीजिए सभी लोग, ताकि दिमाग में फंसे, है ना, दिमाग में एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाए। राइट आंसर फिलहाल केरल और कर्नाटक पूछा है, तो आम्र वर्षा कहेंगे। ठीक है भैया, पक्का याद रहेगा। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत? अच्छा, रास्ते में रह जा रहा है तुम्हारा कमेंट। ठीक है, रुको अभी हम है ना, हाँ अपनी जो है, हाँ बैल वाली सवारी पर बैठकर आ रहे हैं अभी। ठीक है, नंदी पर बैठकर अभी आ रहे हैं। हाँ मैं, अरे यार मैंगो शावर का ही मतलब थोड़ा ना कि बारिश में आम गिरते हैं। बारिश में आम गिरते हैं वो अलग बात है।
सारी स्क्रीनशॉट ले लियो। ये तो है पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा तो केवल शादी के टाइम पे होती है। पहले मेहनत करके सिलेक्शन ले लो, स्टेशन मास्टर बन जाओ, उसके बाद घर वाले शादी कराएंगे, फिर सालियां पुष्प वर्षा करेंगी, ठीक है ना। लेकिन चुपचाप खड़े होके केवल पुष्प वर्षा का आनंद लेना। कोई और आनंद लेने लगे तो पुष्प वर्षा की जगह कोई और वर्षा भी हो सकती है। हाँ, संभल के, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना। हाँ, तो जितनी भी हीरोगिरी है सब छटी ये बताइए, हे भगवान क्या क्या हो रहा है। हाँ भाई, गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय, अच्छा गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में, ठीक है ना। कहां पर भैया? विशेषकर केरल और कर्नाटक में। तो मानसून पूर्व जो फुहार होता है उसको क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। तो वो हमने आपको बता दिया है। ये बताइए फिलहाल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भाई, कह रहा दक्षिण पश्चिम मानसून कहां उत्पन्न होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून का सीधा मतलब क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए ऐसे हम मैप बना दें, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से ही तो आता है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। और आप जानते हैं कि ये भैया, ठीक है, सबसे पहले कहां पहुंचता है दक्षिण पश्चिम मानसून? तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? केरल में पहुंचता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहां पर? तो ये क्या है? ये हिंद महासागर है, ठीक है। और भारत में जो ज्यादातर बारिश है वो किससे होती है? भारत में 85% तक बारिश, ठीक है, 85% तक जो वर्षा है वो इसी मानसून से होती है, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, बहुत अच्छा भाई। कह रहा माउंट फूजी, माउंट फूजी, तो माउंट फूजी को ही दरअसल में फ्यूजियामा कहते हैं। माउंट फूजी को ही क्या कहा जाता है? फ्यूजियामा कहा जाता है। और आप समझ रहे हैं कि फ्यूजियामा कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है। और यह एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है भाई। ज्वालामुखी पर्वत का मतलब जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो निर्मित हो, जैसे कोटोपैक्सी है। क्या है भैया? जैसे कोटोपैक्सी भी ज्वालामुखी पर्वत है। क्या? कोटोपैक्सी भी ज्वालामुखी पर्वत है। जैसे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट किलिमंजारो है, वो भी क्या है? ये भी भैया, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है ना, किलिमंजारो, ठीक है। तो वही चीज है कि फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, ठीक है, किलिमंजारो, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। और दुनिया के, है ना, मतलब एकल खड़े सबसे बड़े पर्वत में किलिमंजारो का नाम आता है। ये बताएंगे भाई संजू बाबा। बताओ भाई रोहित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। पूजा, हरिओम, शंकर बाबू, अरे वाह। निवेदिता, अरे वाह। सैड गर्ल, अच्छा ऐसा कौन सा दुख है जीवन में? चलिए ये बताइए, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी के कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? चलिए, दक्षिण भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में देखो, ऐसा है कि मिट्टियों के प्रकार से क्वेश्चन तो आते ही है, मिट्टियों के प्रकार से तो क्वेश्चन आते ही हैं। अब इस मैप को बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। वैसे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्र और ऐसी मिट्टी जो किसके लिए उपयुक्त है? चाय और कॉफी के लिए। तो आप खुद सोचिए कि चाय और कॉफी दक्षिण भारत में ज्यादातर कहां होता है? केरला और कर्नाटक में होता है। चाय कॉफी केरला कर्नाटक में ही तो होता है। और ऊपर से दक्षिण भारत कह रहा है, तो केरल कर्नाटक में दक्षिण भारत की कौन सी चोटी है भाई? पश्चिम घाट है कि नहीं? तो मतलब केरल कर्नाटक का जो पश्चिम घाट वाला इलाका है, मतलब ये वाला इलाका, यही तो है कर्नाटक और केरल का। तो कर्नाटक और केरल का यही वाले इलाके की तो बात हो रही है। तो आप खुद बताइए कि ये देखिए कौन सी भाई मिट्टी है यहां पर? तो ये मिट्टी जो है ये लैटेराइट मिट्टी है कि नहीं है? कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी। तो सिंपल है, तो इसमें से कहीं से कोई दिक्कत थोड़े ना है। अब आप भी सोचिए, मान लीजिए आपसे पूछ ले कि भैया, ऐसे पूछ ले कि पश्चिम घाट के, है ना, पश्चिम घाट के निचले हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, पश्चिम घाट का जो निचला वाला हिस्सा है, या आपसे कहा जाए कि पश्चिमी तट, क्या कहा जाए? पश्चिमी तट के निचले वाले हिस्से पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दिख रहा है लैटेराइट मिट्टी। अब अगर आपसे कहे पूर्वी तट, पूर्वी तट पर मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तब क्या बता रहे होंगे? तो पूर्वी तट पर कौन सी मिट्टी है? ये देखिए, ये ब्लू कलर वाली जो मिट्टी है, ये कौन सी मिट्टी है? ये जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि भाई जलोढ़ मिट्टी को ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो यहां पर कौन सी मिट्टी दिख रही है? जलोढ़ मिट्टी दिख रही है। और इसका कलर जो है ब्लू नहीं है, दूसरा कलर है, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी कहां पर है? ये लैटेराइट मिट्टी है, ये लैटेराइट मिट्टी है, ठीक है, लिखा भी है यहां पर। देखिए ये भी लैटेराइट मिट्टी है कि नहीं है? ये भी क्या है? ये भी लैटेराइट मिट्टी है
लैटराइट मिट्टी है। और अगर आप देखें तो यहां पर जो छोटा नागपुर का पठार वाला इलाका है ये भी लैटराइट मिट्टी है। और ये देखिए जो शिलांग का पठार दिख रहा है थोड़ा सा, ये भी लैटराइट मिट्टी है। तो जरूरी है याद करना कि यहां पर जो मेघालय में शिलांग का पठार है, ठीक है, ये जो शिलांग का पठार है ये लैटराइट मिट्टी है। ये छोटा नागपुर का पठार वाला इलाका ये भी लैटराइट मिट्टी है। ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है यहां भी लैटराइट मिट्टी है। और ये वाला तो लैटराइट मिट्टी है ही है, ये तो लैटराइट मिट्टी है ही है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन। और इसी प्रकार से आप देखिए राजस्थान में तो मरुस्थली मिट्टी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए जैसे जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है तो इधर थोड़ा बहुत गुजरात में है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश की पट्टी में है। ठीक है, इधर आप देखिए हरियाणा की पट्टी है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, इधर असम का मैदान है। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि पूरे मैप में किस प्रकार से किस चीज की क्या स्थिति है। ठीक है ना? हाँ जी भैया, तो बिल्कुल एज इट इज अगर आप याद करेंगे तो लंबे समय तक चीजें दिमाग में रहेंगी। अब इसमें जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा हिस्से पर यही पाई जाती है, 43%। कितना परसेंट भैया? 43%। ठीक है ना? हाँ जी, 43%। तो ये चीज जरूरी है। और इसमें भी आप देखिएगा कि जैसे कुछ चीजें और एडिशनल, जैसे जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः कौन सी खेती होती है, किसकी खेती होती है? तो गेहूं और चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। किसके लिए? गेहूं और चावल की खेती के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना? लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो लाल मिट्टी ज्यादातर मोटे अनाज के, ठीक है, ज्यादातर मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। ठीक है, मोटे अनाज। और लैटराइट किसके लिए उपयुक्त है? तो जो चाय कॉफी होती है इसके लिए उपयुक्त है। किसके लिए? चाय कॉफी के लिए। समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। और जहां पर है ना काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, वहीं पर लाल मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सारी चीजें, सारा कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठाना है तो मैप को पहले तो याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ जी, इस चीज को थोड़ा समझ कर चलिए। ठीक है, बाकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। क्या ट्रिक है? जल कल। ठीक है ना? क्या भैया ट्रिक है? जल कल। ठीक है, तो जल कल से फायदा क्या है? तो ज से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? ज से जलोढ़ मिट्टी। ल से क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। क से क्या हो जाएगा भाई? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। और फिर ल से क्या हो जाएगा? लैटेराइट मिट्टी। और ये क्या बता रहा हूं कि भैया भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का है? तो इसमें आप सीधे सीधे देख रहे हो कि पहले नंबर पर जलोढ़ है, दूसरे पर लाल है, तीसरे पर काली है और चौथे पर लैटेराइट है। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, जल कल है ना? जल कल, जिसके पास जल है उसी का कल है ना? हाँ, भविष्य में उसी देश का सितारा बुलंद होगा जिसकी मुट्ठी में पानी बंद होगा। है? लाइक ठोक दिए हैं? चलिए, बिल्कुल, जिन्होंने ना अभी तक लाइक वाइक किया हो, ये लाइक वाइक कर डालो। ठीक है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। है? चलिए, ठीक, तो भैया याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि किसका है ये तुमको इंतजार है, मैं हूं ना, है ना? हाँ जी, तो देखिए इधर बहुत बढ़िया बढ़िया तथ्य है ना? और बिल्कुल बढ़िया पढ़ना है और बढ़िया नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तगड़ा, एकदम तगड़ा नोट्स बनना चाहिए, तगड़ा। ठीक है, नहीं तो बेरोजगारी में जाओगे रगड़ा। ठीक है ना? हाँ, ठीक। और फिर समझे रहे हो उसके बाद का मामला क्या होगा। ठीक है, हाँ, फिर घर में हो जाएगा झगड़ा। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए जाए, क्या किया जाए। पहचान सीरीज की पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएगी भैया। हाँ, जितनी क्लासेस पहचान सीरीज की है सब एप्लीकेशन पर नया पुराना पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, अरे वाह। ये बताइए, कह रहा भारत में रेगुर मिट्टी। भाई साहब देखो, रेगुर मिट्टी की बात करें, रेगुर मिट्टी की अगर हम बात करें तो पहली बात तो इसको आप रेगुर मिट्टी कह सकते हो। ठीक है, ये जो रेगुर मिट्टी है, ठीक है, इसको मूल रूप से काली मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे मूल रूप से काली मिट्टी कहा जाता है। देखो क्या है कि अगर आप चाहते हो कि पढ़ने में आपका मन लगे तो थोड़ा सा अपने नोट्स को सजा लो। ठीक है, डेकोरेट कर लो। ठीक है, डेकोरेट कैसे करेंगे कि आपने काली मिट्टी लिखा, अब आपने सजाना शुरू किया कि भाई देखो इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं।
ठीक है, इससे क्या होगा, आपका नोट्स अच्छा बनेगा, देखने में साफ सुथरा लगेगा। आपको भी पता है कि कई बार भूख नहीं होती है, लेकिन अगर सामने खाना कितना, मान लीजिए थोड़ा टेस्टी कम भी हो, लेकिन अगर सजा कर बढ़िया डेकोरेट करके थाली में परोस दिया जाए तो मन तो करता है ये कि लाओ थोड़ा खा लें। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि नोट्स भी बढ़िया अगर बनाएंगे, सजा कर डेकोरेट करके बनाएंगे तो, है ना, पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, तो जैसे रेगुर मिट्टी, और इसी को और क्या कहते हैं, रेगुर को ही रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर कह लो या रेगुड़ कह लो, दोनों चलेगा। ठीक है ना, हाँ जी। और इसी प्रकार से, और ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और इसी प्रकार से इसको हम और क्या कहते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी है, इसीलिए लावा मिट्टी भी कहते हैं, है ना। कैसे बनी है ये, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित, इसीलिए यहां पर लिख भी रहा हूं कि भैया कैसे बनी है ये, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित, ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी है। ठीक है ना, ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी है। ठीक है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी होने की वजह से, ठीक है। अच्छा भाई, लावा मिट्टी, और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर मिलता है, इसका सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज होती है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता, और सर्वाधिक जल धारण क्षमता की वजह से जब भी इसे पानी मिलता है खूब जल सोख लेती है, लेकिन जब सूखती है तो फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, और फिर इसको देखकर लगता है कि जैसे ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी हो, जैसे लगता है कि जुताई हो गई हो। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसे कहा जाता है। बात समझ रहे हैं, तो ऐसे याद करना है, ऐसे आपको याद करना है। अब आप देखिए खुद ही, अब आप जब इस प्रकार से नोट्स में लिखोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा बाद में पढ़ने में। ठीक है, और दिमाग में बैठेगा फिट, और याद होगा सुपर हिट। ठीक है, चलिए चले अगले प्रश्न की ओर। तो ये चीज है भैया, ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छा है। तो आइए भैया ये देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं। ये बताइए, कह रहा है भाई इसमें से कौन सी मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं, तो काली मिट्टी को हमने कहा रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी के बारे में से कौन सा कथन सही है, काली मिट्टी के बारे में कह रहा है यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती है। आगे कह रहा है यह दक्षिण पठार के अधिकांश हिस्से पर पाई जाती है। ठीक है, यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदान, है ना, के अधिकांश भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी में फास्फोरस नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें ये वाली लाइन सही है ना, केवल बी वाली लाइन सही है। बहुत बढ़िया भाई शर्मा जी, ठीक है, केवल बी वाली लाइन सही है। ठीक है, बाकी सब गलत दे रखा है। ये देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है, तो कपास का उत्पादन चूंकि इसमें सबसे अच्छा होता है काली मिट्टी में, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। हाँ, विश्व स्तर पर चरनोजम, ठीक है, विश्व स्तर पर चरनोजम। चलिए ये बताइए, लैटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी कहां विकसित होती है। एक्चुअली में लैटराइट मिट्टी क्या होता है, मिट्टी के निच्छालन से बनती है। लैटराइट मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के निच्छालन से बनती है। तो जब उच्च तापमान होता है और भारी बारिश होती है, ठीक है, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझिए ना कि लैटराइट मिट्टी कहां मिलती है, बताइए, याद करें लैटराइट मिट्टी हमने आपको कहां दिखाया था। और लैटराइट मिट्टी आप समझिए कि इस मैप में आइए मैं आपको दिखाऊं पहले लैटराइट मिट्टी। ये लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है, ध्यान से देखना, ये लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है, ये लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है, ये है और ये है। अच्छा ये बताइए ये क्या है, मेघालय है, ये मेघालय का शिलोंग का पठार है, और इसी शिलोंग पठार पर खासी पहाड़ियां हैं, और खासी पहाड़ियों पर मासिन राम है। मासिन राम जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसका मतलब बारिश सबसे ज्यादा होती है। और ये देखिए ये क्या है, यह पश्चिम घाट वाला इलाका है, यहां पर भी बारिश ठीक ठाक होती है। केरल में सबसे पहले मानसून आता है, इसका मतलब भारी वर्षा। और जब खूब बारिश होगी तो मिट्टी का निच्छालन ही तो होगा, जब खूब बारिश होगी तो मिट्टी का निच्छालन ही तो होगा। तो मिट्टी का निच्छालन और बारिश जहां ज्यादा होती है वहां तापमान ज्यादा रहता ही है। ठीक है, तो उच्च तापमान, क्योंकि तापमान से ही बारिश, ठीक है, ठीक ठाक होती है उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर इसीलिए उच्च तापमान एवं भारी वर्षा हो जाएगा। समझने का फेर है, अगर समझ गए आप तो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मजा आए फिर भी सेशन को लाइक ना करें तो ये गलत बात है ना। चलो भैया ये बताइए, ठीक है ना। हाँ भाई कह रहा है भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि कहते हैं। न केवल लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि बल्कि इसे घाटियों, नदियों व झीलों की भूमि भी कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं भैया, इसको घाटियों, ठीक है, घाटियों, ठीक है, नदियों, ठीक है, नदियों एवं झीलों की भूमि भी कहा जाता है, एवं झीलों की भूमि भी कहा जाता है, झीलों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहे भाई। देखिए झीलों का शहर की बात अलग है,
झीलों का शहर तो नैनीताल को भी कह सकते हैं, उदयपुर को भी कह सकते हैं। अगर कभी आपसे झीलों का शहर पूछे, ठीक है, कभी आपसे झीलों का शहर पूछ रहा है तो भैया झीलों का शहर आप उदयपुर को भी कह सकते हैं जो कि राजस्थान में है, और नैनीताल को भी कह सकते हैं, जिसको कह लीजिए आप, ठीक है ना, चलेगा। लेकिन ये फिलहाल, ठीक है, किसको कहेंगे, तो ये तो भैया मिजोरम को ही कहेंगे। किसको कहेंगे, मिजोरम को कहेंगे। चलिए बताइए, बहुत अच्छा, क्या कह रहा है भैया, तो बिल्कुल बढ़िया सा शानदार सा प्रश्न है, और कह रहा है, क्या कह रहा है, तो भैया कह रहा है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। पहले ही बता चुका है, पहले ही बता चुके हैं कि काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में मिलता है। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर कौन सी मिट्टी होती है ना। अब देखिए मैप अगर दिमाग में फिट हो आपके कि मिट्टी है ना कहां पर कितनी होती है, तो पूर्वी तट की बात कर रहा है, पूर्वी तट की बात कर रहा है। पूर्वी तट का मतलब यही तो है पूर्वी तट, यही ना है पूर्वी तट। तो आप बताइए पूर्वी तट पर यहां कौन सी मिट्टी दिख रही है, तो ये जो मिट्टी दिख रही है आपको ये वाली, ये कौन सी मिट्टी है, तो ये मिट्टी वही है जो ये वाली है, मतलब जलोढ़ मिट्टी, मतलब कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। और यहां जलोढ़ मिट्टी क्यों होगी, एलुवियल सॉइल क्यों होगी, क्योंकि भैया ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा मिलेगा, यहीं आगे कावेरी का डेल्टा मिलेगा। तो ये डेल्टाई क्षेत्र यहां ज्यादा है ना, तो डेल्टाई क्षेत्रों में नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियां तो मिलती ही हैं ज्यादातर, ठीक है ना। चलिए भाई मनीष ये बताओ, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। भाई भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर जो मिट्टी है, ठीक है, कौन सी है, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, 43% है। और आप देखिए ना कि आप देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी खेती की जाती है, भाई जलोढ़ मिट्टी में खेती होती है गेहूं की, ठीक है ना, और किसकी होती है, चावल की होती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर, है ना, क्षेत्र पर बोई जाने वाली खाद्य फसल, बोई जाने वाली खाद्य फसल, बात समझ रहे हैं। तो ये बढ़िया सी चीज है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली खाद्य फसल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहले नंबर पर क्या आएगा, पहले नंबर पर आएगा चावल, जी हां चावल मतलब धान, और दूसरे नंबर पर क्या आएगा, गेहूं आएगा। तो आप बताइए कि पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में जितने भी क्षेत्र पर खेती होती है उसमें लगभग 40% के आसपास क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें चावल और गेहूं की खेती होती है, ठीक है। और इसीलिए तो, और इसी वजह से साथियों, अगर आपसे कभी कहा जाए कि भारत की मुख्य खाद्य फसल, अगर आपसे कहा जाए कि भारत की मुख्य खाद्य फसल बताइए, भारत की मुख्य खाद्य फसल, ठीक है, बताइए, ठीक है, खाए पीने के लिए बोई जाने वाली फसल, तो इसमें आपको पहले नंबर पर क्या मिलेगा, चावल, और दूसरे नंबर पर क्या मिलेगा, गेहूं। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र पर वही बोई जाती है। क्लियर है ना, तो आराम से याद रहेगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ये बताइए, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तो भैया सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है, बताइए, सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है, ठीक है ना, सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है भाई, तो सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है किसकी, काली मिट्टी की। किसकी होती है, काली मिट्टी की सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता होती है ना, सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता काली मिट्टी की होती है। और काली मिट्टी के बारे में हमने आपको यहां पर बता ही दिया था कि आप जब नोट्स बनाइए तो थोड़ा सा उसमें, ठीक है, क्रिएटिविटी ले आइए, थोड़ा डेकोरेटिव ले आइए, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाएंगे मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज है, और इसका बिल्कुल आप इसको शॉर्ट नोट्स में लिखें, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े भैया, देखा जाए भाई एक और बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है, तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर, ध्यान दीजिए, तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के सटे हुए हिस्से में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी होती है जिसका रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है ना। तो चलिए बताने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय। अब देखो दिमाग में अगर आपके मैप फिट है तो फिर इस प्रश्न का आंसर भी आपका सुपर हिट है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक तो उड़ीसा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा छोटा नागपुर का पठार कह रहा है, छोटा नागपुर का
पठार वाला क्षेत्र कह रहा है, तीसरा मेघालय वाला क्षेत्र कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, मेघालय वाला क्षेत्र। तो पकड़ में यही आ जाता है कि ये जो क्षेत्र है ये तो लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है ना, लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। तो मैप दिमाग में फिट कर लीजिए भाई, है ना। चलिए ये बताइए, और जरा लाइक का 13 शतक जल्दी जल्दी पूरा कर दीजिए। ये बताइए भाई, यादव जी बताएंगे, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, भाई देखो नकदी फसल कौन सी? कपास। कौन सी? कपास। सिंपल है। देखो अब नकदी फसल है ना, नकदी फसल कौन सी होती है? अगर हम नकदी फसल की बात करें कि नकदी फसल किसे कहते हैं? नकदी फसल का मतलब होता है कैश क्रॉप्स। नकदी फसल का मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में कह लेते हैं कैश क्रॉप्स, ठीक है ना। कैश क्रॉप्स कौन सी होती है? मतलब ऐसी फसलें जिसको इसलिए बोया जाता है कि पैदावार हो, उठाकर बेच दिया जाए, पैसा मिल जाए, खत्म। इसलिए नहीं बोई जाती है कि हो जाए 4-6 है ना क्विंटल, तो जरा खाने पीने के लिए हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो आप समझिए कि इसमें कौन सी फसलें आती हैं। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आग तक। क्या भैया ट्रिक क्या है? आग तक, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है। और इस ट्रिक से क्या होगा भाई, आप खुद ही देखिए कि आ से क्या हो जाएगा? आलू। हाँ, आलू। भाई आलू भी ज्यादातर इंसान बेच ही देता है, थोड़ा बहुत रखता है खाने के लिए, ठीक है। ग से क्या होता है? गन्ना। अब गन्ना भी क्या करेगा पूरा, ठीक है ना। हाँ जी, त से क्या हो जाता है? तंबाकू। क्या होता है? तंबाकू। क से क्या हो जाता है? कपास। क्या हो जाता है? कपास, ठीक है। इसमें एक आता है प्याज, ठीक है ना, प्याज भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये क्या है? ये नगदी फसलें हैं, आग तक। सिंपल से ट्रिक, ठीक है ना। हाँ, 30 मई को आलू डे। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए भाई। ये देखिए, भारत में कपास की फसल कैसे, कहां उगाई जाती है? तो सिंपल है, बता चुके हैं कई बार। देखिए क्वेश्चन, ये इसलिए भी ये क्वेश्चन मैं बार बार ले आता हूं। देखो ये क्वेश्चन चूंकि रिपीट हुए हैं, ठीक है, इसीलिए रिपीटेड फॉर्मेट में आ रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मेरा कोई मन है कि इसको मैं बार बार रिवीजन मतलब रिपीट ले आऊं। वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और इसलिए भी ले आता हूं ताकि आपको पता चले कि देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कभी 2016 में, 17 में पूछा गया, फिर वही 2021 में पूछ रहा है ना। उसमें से कुछ क्वेश्चन अभी फिर पूछ ले। लेकिन ये भी नहीं है कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे रहेंगे। देखिए एक लाइन बोलता हूं, दिमाग में बिठा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सफलता के करीब ले जाएंगे और नए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको सफलता दिलाएंगे। दोनों में से किसी भी एक के बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को कि पीवाईक्यू आपको सफलता के करीब ले जाएगा और सफलता दिलाएगा कौन? नए प्रश्न। पीवाईक्यू अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन आ रहा है और आपने गलत कर दिया तो फिर गए, फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला, है ना। और नए क्वेश्चन जो है वो आपको भीड़ में अलग साबित करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो कपास की काली मिट्टी जो है इसको रेगुर मिट्टी तो खैर कहते ही। अच्छा, एलुवियल इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी को ही आप और क्या कहते हैं? इसी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो इस बात का जरा विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि एलुवियल को ही जलोढ़ या इसी को ही कछारी कहते हैं। अब इसमें यह भी ध्यान दीजिए कि भैया ये जो मिट्टी है एलुवियल या जलोढ़ या कछारी ये भी 2 प्रकार की होती है। ये भी 2 प्रकार की होती है भैया, ठीक है। कौन कौन सी? एक इसमें होती है नई है मतलब नवीन जलोढ़, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है ये कौन सी है? और एक होती है क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या भैया? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? इसे खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और जो पुरानी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बांगर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और एक लाइन में समझिए कि एलुवियल मिट्टी कैसी होती है? हर साल, ठीक है, हर नदियों द्वारा, नदियों के बाण द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, नदियों के बाण द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। सॉरी, अरे लाई गई मिट्टी भैया, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए, नदियों के बाण द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में लिखते चलिए, नोट वोट करते चलिए। लो भैया ये देख रहे हो, बारिश के तुरंत बाद, ठीक है ना, बारिश के तुरंत बाद, ठीक है भैया बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? कई बार आप ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, आपने भी गांव गिराव के क्षेत्रों में देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग गांव गिराव से हैं, मैंने भी देखा है। जब सामान्यतः क्या होता है कि जब हम अपने खेत की, ठीक है, जुताई कराते हैं,
बारिश के बाद। बारिश के बाद कई बार हम इंतजार करते हैं ना कि बारिश हो तो खेत की जुताई कराएं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसकी नमी बनाए रखने में वो मददगार होती है। तो जैसे ये खेत है, अब इसकी हम जुताई कराते हैं बारिश के बाद, तो एक गजब की खुशबू आती है, ठीक है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं भैया पेट्रीचर। क्या कहते हैं इसको? इसी को पेट्रीचर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब देखिए, ऐसे तो बड़ा आसान है हिंदी वाले ऑप्शंस को देखकर, लेकिन वास्तव में ये वाला शब्द लिखकर आता है पेपर में, पेडोलॉजी, ठीक है ना। क्या भैया? पेडोलॉजी। ये इंग्लिश वाला जो वर्ड यहां पर लिखा है ना, ये लिखकर आता है पेपर में, तो आप इस वर्ड को जरा याद करिए, एग्जैक्टली पेडोलॉजी, ठीक है भाई। चलिए, ये देखिए, अधिकांशतः इसमें से कौन सी है जिसको रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किया जाता है? तो बताया ही था कि नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टियों से बनी मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है, एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये बताइए, सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के लिए मूलभूत सामग्री क्या है? मतलब मिट्टी कोई भी हो, जलोढ़ हो, काली हो, लाल हो, लैटराइट हो, कोई भी मिट्टी हो, वो बनती किससी है? तो चट्टानों के टूट फूट से बनती है ना। चट्टानों के टूट फूट से मिट्टी बनती है, ठीक है, चट्टानों के टूट फूट से, ठीक है। चलिए, जो मिट्टी की परत होती है, जो धरती की परत है ऊपर वाली, उसको हटा दीजिए, उसके बाद जो है वो चट्टान ही है, ठीक है ना। चलिए, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होता है, तो मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है? मिट्टी के लाल रंग का कारण है आयरन ऑक्साइड। देखो, आयरन ऑक्साइड को आप और क्या कह सकते हो? फेरिक ऑक्साइड। तो इसको ध्यान रखिएगा कि या तो आप इसे आयरन ऑक्साइड याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए? आयरन ऑक्साइड याद कर लीजिए, या फेरिक ऑक्साइड याद कर लीजिए। और इस बात को भी दिमाग में रखिए कि मंगल ग्रह है, ठीक है, मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण क्या है? मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण, ठीक है, हाँ जी, मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण, तो वहां भी आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो आयरन ऑक्साइड या फिर लौह ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड के कारण इनका रंग लाल होता है, ठीक है। चलिए, आगे देख लिया जाए भैया, ये बताएंगे, कह रहा ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में, ठीक है, लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग, तो वही बात है कि लाल मिट्टी का रंग पूछ रहा है, तो जो अभी अभी बताया था कि फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता, फेरिक ऑक्साइड की भैया प्रचुरता, क्लियर है, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। चलिए, बिल्कुल, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई, ये बताइएगा जरा। हाँ जी, हाँ जी भाई, चलिए बताइए। कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी एक ही बात है, ठीक है, कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही दूसरा नाम है। हम बताएंगे, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि, अरे मतलब उत्तर का विशाल मैदान, यही तो बात है रेलवे की, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, ये इतनी बारीकी से क्वेश्चन पूछ लेता है। उत्तर का विशाल मैदान को देख रहे हो, इंग्लिश में लिख दिया तो टेंशन में आ जाते हैं कुछ लोग कि भैया कैसे क्या करें, ठीक है। तो उत्तर का विशाल मैदान, अब उत्तर का विशाल मैदान किससे बना है? कछारी मिट्टी से बना। आप कछारी मिट्टी पूछ भी रहे थे, तो कछारी मिट्टी मतलब एलुवियल मिट्टी, मतलब जलोढ़ मिट्टी, एक ही बात है, ठीक है ना। तो चाहे आप कछारी मिट्टी कहिए, चाहे एलुवियल मिट्टी कहिए, चाहे जलोढ़ मिट्टी कहिए, एक ही बात है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी है तो खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो बांगल। क्या बात है, लाइक का 13 शतक पूरा, एक बार तालियां सभी के लिए, बिल्कुल क्लैपिंग हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? मतलब इसमें जैसे जो मिट्टियां होती है उसमें छिद्र होते हैं, ठीक है, ताकि उनकी नमी बरकरार रहे। जैसे हमारी बॉडी में भी पोर्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो पोर्स होते हैं वो किस लिए हैं? हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, ये किस लिए हैं? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। हमारी बॉडी से कुछ फालतू चीजें जो है वो पसीने के माध्यम से निकल जाती हैं, तो भाई देखिए वो जरूरी है। तो जो मिट्टियां होती हैं उसमें भी छिद्र होते हैं, इनसे मिट्टियों की नमी बरकरार रहती है। और कई बार आप देखते हैं कि इन मिट्टियों में, भाई देखिए, केचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? जो केचुआ होता है उसको किसान का मित्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि केचुआ क्या करता है जमीन में होल कर देता है, ठीक है, जमीन में क्या कर देता है? होल कर देता है। और उस होल से क्या होता है? उस होल कर देने से, छिद्र कर देने से अच्छी खासी नमी उसको मिल जाती है, तो उससे जमीन उपजाऊ हो जाती है, तो इसलिए किसानों का मित्र कहते हैं। लेकिन जब चिकनी मिट्टी होगी तो आप जानते हैं बिल्कुल लेप टाइप का लगा होगा, ठीक है, वो बिल्कुल स्मूथ होगा, तो भैया वहां पर, ठीक है, छिद्र बिल्कुल नाम मात्र के होंगे, ठीक है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों होता है?
जो लाल मिट्टी होती है उस पर खेती करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। तो लाल मिट्टी पे आप देखेंगे तो ज्यादातर मोटे अनाज टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। किसकी जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो जल धारण क्षमता काली मिट्टी की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये बताएंगे। मैं कह रहा हिम की वजह से होने वाले अपरदन को क्या कहा जाता है? ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इरोशन कॉज्ड बाय आइस कॉल्ड? ठीक है, तो इसको कहते हैं हिमोड़ निर्माण। क्या कहते हैं भैया? हिमोड़ निर्माण, ठीक है। ये बताइए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब इसको जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं ISFR। क्या कहते हैं भैया? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है ना। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसको कहा जाता है। और आप अगर ध्यान देंगे तो भैया वास्तव में इसे कहते हैं क्या? भारत वन स्थिति रिपोर्ट। क्या कहते हैं? भारत वन स्थिति रिपोर्ट इसे कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार कब जारी हुई थी? तो पहली बार जो जारी की गई थी, इसे जारी किया गया था वर्ष 1987 में, ठीक है। तो 1987 में पहली बार आई थी, ठीक है। और हर 2 साल पर यह जारी होती है। कितने साल पर? तो 2-2 वर्ष पर जारी की जाती है। 2-2 वर्ष पर जारी की जाती है, 2-2 साल पर जारी की जाती है। और अभी आप देखेंगे, ठीक है, कि भैया जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर स्थित है, जिसके द्वारा इसे किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपको याद होगा कि यह देहरादून में है। कहां पर है भैया? यह देहरादून में है कि नहीं है? देहरादून में है ना। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में है। क्लियर बात है। और याद करिए कि भैया अभी जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, जो रिपोर्ट अभी आई हुई है, ठीक है, वो 2000 अभी जो रिपोर्ट है वो 2021 की है। 2021 की रिपोर्ट है अभी जो चल रही है। अभी 2023 वाली रिपोर्ट आई नहीं है, ठीक है ना। 2021 की रिपोर्ट अभी चल रही है। और जो रिपोर्ट चल रही है उसके अनुसार अगर हम कुल वनावरण और वृक्षावरण की बात करें तो हमारे देश में है 24.62%। और इसमें भी अगर आप केवल वनावरण की बात करें, जैसे अगर हम वनावरण की बात करें, वनावरण का मतलब फॉरेस्ट एरिया, और वृक्षावरण की बात करें, ठीक है, वृक्षावरण की बात करें तो आप क्या कहेंगे? ट्री एरिया। और अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें भी 2 चीजें हैं कि सामान्यतः पूछा जाए तब और प्रतिशत में पूछा जाए तब, ठीक है। तो इसमें आपको बताएं कि है क्या कि वनावरण की बात करें तो यह है भैया 21 दशमलव, ठीक है, 21 दशमलव क्या हो जाएगा? 71%, ठीक है। 21 दशमलव क्या भैया? 21.71%, ठीक है, 21.71%। और वृक्षावरण की बात करें तो 2.91%। और अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, और प्रतिशत में सर्वाधिक की बात करें तो मिजोरम में है। समझ रहे हो? आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट तो लेना भी चाहिए, ठीक है। और यह भी है कि भैया जो राष्ट्रीय वन नीति है, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय वन नीति लागू है, ये कब की लागू है पता है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 की लागू है, ठीक है। जो लागू है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, वो 1988 की लागू है। और 1988 की राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है कि देश के 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए, ठीक है ना। है ना, होना चाहिए, है नहीं वो अलग बात है, ठीक है। होना चाहिए, है नहीं वो अलग बात है, ठीक है। तो ये चीज आप खुद ही बताइए कि इस तरह से जब आप एक बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे तो चीजें दिमाग में बैठेंगी ही बैठेंगी। अब जब राष्ट्रीय वन नीति का जिक्र कर ही दिया है तो इस चीज को जरा थोड़ा सा और ध्यान से समझ लीजिए। क्या कि जब हम राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं, राष्ट्रीय वन नीति, पहली राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो पहली राष्ट्रीय वन नीति भारत में कब आई थी? इसमें भी 2 तरीके हैं। क्या? अगर सामान्यतः आपसे पूछे तो क्या बताओगे, और एक आपसे पूछे कि आजाद भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सामान्यतः पूछे तो 1894 और आजाद भारत की पूछे तो 1952, ठीक है। समझ रहे बात? अब 2019 वाली रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रहा, हालांकि पिछली बार भी मध्य प्रदेश ही सबसे आगे था, ठीक है ना। हाँ, लीची का पेड़ लगा दियो, हाँ, और पेड़ लगाओ, ठीक है ना, ठीक है भैया। हाँ, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि चीजें अच्छे से चले, है ना। हाँ, और भैया देखो, मेहनत करें तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं, और मेहनत ना करें तो ढेला भर चीज भी कठिन लगती है। जैसे जिन लोगों को जीके जीएस कठिन लगता है, मैं उसी पर कह रहा हूं कि मेहनत ना करें तो ढेला भर चीज भी खराब है,
है ना, वो भी नहीं होता है। और मेहनत कर लीजिए तो हर चीज अच्छी है ना। चलिए, तो ये देखिए इस तरह से आप लिख लीजिएगा, बाकी इसको डिटेल में बताया जाएगा आगे। ये बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है, इसमें से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। तो शंकुधारी वृक्ष की बात करें तो भैया इसमें से आप देखेंगे जेट्रोफा जो है ये शंकुधारी वृक्ष नहीं है। जेट्रोफा जो है ये शंकुधारी वृक्ष नहीं है। ठीक है, जेट्रोफा क्या है, इससे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे जेट्रोफा क्या है, इससे बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, बताइए। अच्छा, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन में तो आपको मतलब याद हो इन सब की बहुत जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, इन सब की जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहा है, पुनर्वन रोपण। भाई पुनर्वन रोपण मतलब रिफॉरेस्टेशन। देखिए एक होता है रिफॉरेस्टेशन, एक होता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। तो ये रिफॉरेस्टेशन है, मतलब नष्ट हुए वनों की जगह पर नए पेड़ लगाना। अच्छा, नॉर्मली केवल कहा जाता है कि नए पेड़ लगाना, तो वो तो वृक्षारोपण हो गया। नए पेड़ लगाना, जैसे कहीं पर आप जाते हैं, जैसे आपने क्या किया, जैसे अभी किसी ने कहा कि सर हमने लीची का पेड़ लगाया है, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया था, जब मेरा बर्थडे था 13 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, 15 अगस्त के 2 दिन पहले, तो 13 अगस्त को जब मेरा बर्थडे था तो हमने क्या किए थे कि कुछ पौधे लगाए थे, और कुल मिलाकर 1300 ऐसे पौधे थे, जिनमें से कुछ लगाए थे और बाकी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बांटे थे। ठीक है, कि कुछ पौधे लगा दिए जितने लगा सकते थे, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे कि यार चलो ठीक है, बर्थडे के मौके पर कुछ पर्यावरण के लिए किया जाए, बेहतरी के लिए। पर्यावरण ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो हम भी पर्यावरण के लिए कुछ करें। ठीक है, तो है क्या कि हमने ये जो किया, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का वृक्षारोपण है। ठीक है, ये क्या है, वृक्षारोपण है कि हमने कहीं पेड़ लगाया। ठीक है, और मान लीजिए कि कहीं पर कोई ऑलरेडी पेड़ है, ठीक है, 10-20 पेड़ है, मान लीजिए हमारे पार्क में 10-20 पेड़ जो भी है, अगर हम उसको काट दें और उसको काट कर वहां पर पेड़ लगाएं, तो इसको कहा जाएगा क्या, इसको कहा जाएगा पुनर्वन रोपण। क्या कहा जाएगा, पुनर्वन रोपण कहा जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी भैया, पुनर्वन रोपण कहेंगे। ठीक है, और एक होता है क्या भाई, एक होता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है ना, हाँ, मतलब एक तरह से वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, मतलब जहां पर वन है उसको, जहां पर पेड़ है उसको काटकर हटा देना। ठीक है ना, काजू का पेड़ लगा दियो, बादाम का पेड़ भी लगा दो, अकेले काजू बेचारा है ना अकेलापन फील करेगा बादाम का भी बगल में लगा दो, ठीक है, अखरोट वाला भी लगा दो बगल में। अंगूर का पेड़ लगा रहे हो, अच्छा हम मतलब अंगूर का पेड़ लगा दें, अरे सही है इनमें से किस जंगल के पौधे, किस जंगल के पौधों के पेड़ की जड़ें पानी में डूबी होती हैं। ठीक है ना, किस जंगल के पौधों की जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी होती हैं। तो कौन से जंगल के भैया, जो मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन। अब जैसे मैंग्रोव वन का ही ले लो, तो होता क्या है कि जैसे जब हम मैंग्रोव वन के बारे में पढ़े, ठीक है, मैंग्रोव वन, पहली बात तो मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वनों को और क्या कहते हैं पता है, मैंग्रोव वन को कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। जी हाँ, और चूंकि इनको कच्छ वनस्पति कहते हैं, सबसे बड़ा धोखा क्या होता है ना, क्या होता है पता है, क्या होता है, पेपर में पूछेगा सबसे ज्यादा कच्छ वनस्पति कहां पाई जाती है ना, सबसे ज्यादा कच्छ वनस्पति कहां पाई जाती है। तो लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा कच्छ वनस्पति, कच्छ तो गुजरात में है, और ऑप्शन भी पहला गुजरात दिया रहता है, झम्म से आंसर गुजरात लगा देते हैं। देखिए कुछ लोग आंसर भी बता दिए गुजरात, ठीक है, जबकि मैंग्रोव वनों को कच्छ वनस्पति कहते हैं, और इसी को गरान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गरान भी कहते हैं। और ये किसमें बहुत फायदेमंद होती है, जो भूमि कटाव होता है, ठीक है, भूमि कटाव, भूमि कटाव, ठीक है, से रक्षा, भूमि कटाव से रक्षा करती है ये। ठीक है, और स्पेशली तब जब समुद्री लहरें तेजी से आती हैं। ठीक है, समुद्री लहरें, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर पाई कहां जाती है, ये लवणीय जो भूमि होती है, लवणीय भूमि, सॉल्टी जो सॉइल होती है वहां पर, है ना, सैलाइन सॉइल। ठीक है, तो जो सैलाइन सॉइल होती है, लवणीय भूमि होती है, वहां पर ये मिलता है। ठीक है ना, और मैंग्रोव वन अगर आप देखोगे सर्वाधिक कहां मिलता है, तो भैया सर्वाधिक मतलब नंबर 1। ठीक है, तो नंबर 1 पर कौन है इसमें नंबर 1 पर कौन है, इसमें नंबर 2 पर कौन है। ठीक है, तो नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल है और नंबर 2 पर गुजरात है। ठीक है ना, हाँ जी, लेकिन इसका सर्वाधिक वृद्धि, मतलब अभी जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह बताया गया कि सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है, तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य उड़ीसा है। ठीक है, मैंग्रोव वन में।
ठीक है ना। तो मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य उड़ीसा है। और इसमें एक चीज ये भी स्पेशली याद रखिएगा कि भैया जो सुंदर वन है, ठीक है ना, सुंदर वन जो वन है, जो सुंदर वन है, यह भी क्या है, सुंदर वन भी मैंग्रोव वन ही है। सुंदर वन भी क्या है, मैंग्रोव वन ही है, ठीक है ना। तो सुंदर वन भी मैंग्रोव वन है, तो इसको याद करना ही करना है आपको, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। ये बताइए, बहुत अच्छा। हिस्ट्री पॉलिटी, हाँ हिस्ट्री पॉलिटी हो गई है पीवाईक्यूज की, अब ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है। और कल संडे है तो कल आपकी रहमान सर की साइंस है 3 बजे ही, ठीक है, तैयार रहना। पश्चिम बंगाल में स्थित जो सुंदर वन है ये क्या है, अभी अभी बताया कि भैया ये भी मैंग्रोव वन ही है, ये भी क्या है, मैंग्रोव वन ही है। क्या बात है, अरे लाइक का चौथा शतक, 400वें लाइक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी लाइक ना किया हो जरूर कर देंगे। सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है भाई। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वन के बारे में सही नहीं है, तो मैंग्रोव वन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए लिखा है मैंग्रोव लवण सहिष्णु जड़ी होते हैं, अच्छा, वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते। मैंग्रोव वन तट रेखा के बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं, ठीक है, सही नहीं है पूछा है। मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, नहीं, ये ऐसी मृदा में उगते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है जहां पर, ठीक है, बहुत अच्छा भैया। आइए ये बताओ भैया राहुल, कह रहा उत्तर ध्रुवी वृत्त आर्कटिक सर्कल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस प्रकार से गुजरना होगा। आर्कटिक वृत्त से भूमध्य, ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ऐसे बना लिया हमने एक ग्लोब, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि कहां से चलो, आर्कटिक वृत्त से चलो, है ना। आर्कटिक वृत्त कहां है, तो आर्कटिक वृत्त यहां है, आप जानते हैं कि जो 66.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी को कहते हैं आर्कटिक वृत्त, ठीक है, आर्कटिक वृत्त। अब यहां से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यहां है, ठीक है, भूमध्य रेखा यहां बीचों बीच है, ठीक है, तो यहां की तरफ चलो, ठीक है, ऐसे चलो, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो भैया पहले क्या मिलेगा, तो वही कह रहा है कि क्या क्या मिलता चला जाएगा। तो अगर आप सीक्वेंस से देखें तो आपको जो मिलता जाएगा, पहले टुंड्रा मिलेगा, फिर टैगा, फिर समशीतोष्ण, और सबसे बड़ी चीज ये तो आपके दिमाग में है ही कि इधर से चलेगा तो भाई इधर क्या मिल जाएगा, इधर आपको टुंड्रा मिल जाएगा और भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, बाकी जब जैव विविधता पढ़ते हैं तो तब आप ये पढ़ते हैं कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता होती है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वो कम होती जाती है, ठीक है ना, कम होती जाती है, ठीक है भैया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, लाइक का आंकड़ा 400 पार, बहुत बहुत आभार। ये बताइए दमदार, टुंड्रा वनस्पति कहां पाई जाती है। टुंड्रा, भाई देखो टुंड्रा वनस्पति या तो ध्रुवों पर होती है, या तो ध्रुवों पर होती है। अब भारत में कहीं ध्रुव तो मिलने वाला नहीं है, तो ध्रुवों पर होती है या फिर हिमालयों पर पाई जाती है, ठीक है ना, कहां पर, हिमालयों पर, ठीक है। तो एज इट इज याद कर लेना है। चलिए भाई, कह रहा पश्चिम घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती। पश्चिम घाट, पश्चिम घाट का मतलब जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, जिसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, पश्चिम घाट जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट माना जाता है, तो यहां पर आपको यह नहीं मिलेगा। बाकी प्रसिद्ध रूप से क्या मिलेगा, नीलगिरी ताहर मिल जाएगा, नीलगिरी लंगूर मिल जाएगा, ठीक है ना, और नीलगिरी वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से वो। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिम घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो आपको याद होगा, याद करिए कि जो नीलगिरी ताहर है, नीलगिरी ताहर, इसको और क्या कहते हैं, इसको मेघ बकरियां भी कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं, क्या कहा जाता है इसे, इसे मेघ बकरियां कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, इसे मेघ बकरियां कहते हैं नीलगिरी ताहर को। और ये कहां पाई जाती है, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है ना। और किस पर पाई जाती है, तो नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है, इसीलिए तो इसे नीलगिरी ताहर कहते हैं, नीलगिरी पर्वत पर ही पाई जाती है, नीलगिरी पर्वत पर, ठीक है। और इसका पालन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको पालन किया जाता है, इसका पालन किसके द्वारा, टोडा जनजाति के द्वारा, ठीक है, टोडा जनजाति द्वारा इसका पालन किया जाता है। और टोडा जनजाति कौन सी जनजाति है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति, दक्षिण भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति यही है, सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति, सर्वाधिक आबादी वाली जो जनजाति है वो यही है, सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति, ठीक बात है। चलिए ये बताइए, हाँ जी,
कह रहा है भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में, तो भारत के जो पर्वतीय वन है उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं आराम से, चीड़, ठीक है ना, चीड़ हो गया, ठीक है, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में तो सागौन ज्यादातर मिलता है, क्वेश्चन भी काफी आता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ये तो आप जानते ही हैं कि भैया किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है ना, और इसके बाद कौन है? इसके बाद छत्तीसगढ़ है। यही है ना कि भैया सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की बात करें तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। हालांकि प्रतिशतता की बात करें तो पहले नंबर पर मिजोरम है। एक और बढ़िया चीज बताएं आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये तो चलिए ठीक है, क्रिकेट का बल्ला बताइए। अगर हम आपसे कहते हैं एसटी आबादी, ठीक है, क्या भैया? एसटी आबादी, ठीक है। एसटी मतलब क्या? एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, ठीक है। एसटी आबादी अनुसूचित जनजाति, ठीक है, सर्वाधिक। अगर आपसे सामान्यतः पूछे तो क्या बताओगे? और इसी प्रकार से अगर आपसे प्रतिशत में पूछे तो क्या बताओगे? ठीक है, प्रतिशत में पूछे तो क्या बताओगे? इसी प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र, ठीक है, क्या भैया, क्या बताना चाह रहा हूं? कुछ लोग समझ रहे होंगे शायद। सर्वाधिक वन क्षेत्र, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि सामान्यतः बताओ कहां पाया जाता है, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि प्रतिशत में बताओ कहां पर, प्रतिशत में बताओ, ठीक है। अब है क्या कि इस चीज को समझिए, ठीक है, कि भाई यहां पर क्या है कि सामान्यतः बताओ, यहां पर क्या है? प्रतिशत में बताओ, यहां पर क्या है भाई? सामान्यतः बताओ, ठीक है। यहां पर क्या कह रहे हैं? प्रतिशत में बताओ। समझ रहे हो आप? ठीक, तो भैया ये चीज है। अब देखना आंसर क्या आएगा भाई। आंसर इसका क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। इसका क्या होगा? मिजोरम होगा। क्या होगा? मिजोरम होगा। तो ये कहना चाह रहे थे, ठीक है, कहना ये चाह रहे थे आपसे, ठीक है। हाँ जी, समझ रहे बात को? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ जी, तो ये बात है जो आपके लिए जरूरी है यहां पर, ठीक है, ये बात है भैया। पकड़ में आई बात? कुछ मजेदार लगी? ठीक है, तो देखिए कॉमन चीज है कि जब आप वन क्षेत्र की बात करेंगे तब भी सेम चीज लागू होगी, और जब आप भाई अनुसूचित जनजातियों की आबादी की बात करेंगे तब भी ये चीज लागू होगी। और इस प्रकार से जब आप चीजों को तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, तो आप बताइए कैसे नहीं तैयार होगा? बिल्कुल तैयार होगा, ठीक है। और राइट आंसर इसका क्या है? बिल्लो। ये वो वाला नहीं है बिल्लो कि पता चला जो आपने गाना सुना है कि बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दो, है ना, वो वाला नहीं है कि जिया जले जहां जले धुआं चले, नैनो तले धुआं चले, जो भी, ठीक है। वो अलग है, ठीक है। ये फिलहाल याद करें। बिल्लो, बिल्लो लकड़ी कहां पाई जाती है मुख्य रूप से? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से मिल जाती है। चलिए ये बताइए, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? मतलब जो ज्यादातर भारत में वन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? भारत में जो ज्यादातर वन प्रकार है वो कौन से हैं? पर्णपाती वन है, ठीक है, पर्णपाती वन, इनको पतझड़ी वन भी कह सकते हैं। अच्छा, पर्णपाती वन दो ऑप्शन में दिया, अच्छा ये पर्वती लिखा है। देखो यही गड़बड़ हो जाता अभी, तो पर्वती वन नहीं भैया, पर्णपाती, ठीक है। पर्णपाती वन को आप पतझड़ वन भी कह सकते हैं, पतझड़ी वन भी कह सकते हैं, पतझड़ वन, या इसको और क्या कह सकते हैं? इसको मानसूनी वन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? मानसूनी वन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल याद रखना है। या इसको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी कह सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय। यही तो दिक्कत है ना, नाम इतने सारे रख दिए। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक। चले ये देखिए हुलूक गिब्बन, ले भाई, हुलूक गिब्बन, ठीक है ना। हाँ जी, हुलूक गिब्बन, और ये नामक जानवर कहां पाया जाता है भैया? तो ये कहां मिल जाएगा? ये मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है ना भैया। बहुत मन लगता है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ के बस इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। देखो हम चाहते हैं कि हमारे इस एमडी क्लासेस प्लेटफॉर्म से इतने लोग रेलवे में भर्ती हो जाए कि हम जिस जगह पर घूमने टहलने निकलें, क्योंकि आज नहीं कल तो निकलेंगे ही, और कभी कभार जाते भी हैं, मान लीजिए, मैं तो कम जा पाता हूं,
ठीक है, जब भी निकले, जिस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जिस जगह पर जाए, आप में से कोई ना कोई जरूर मिल जाए। ठीक है, मजा आ जाएगा। सोचो कितना मजा आएगा कि पता चला हम निकले हैं कि आओ चलो थोड़ा वैष्णो देवी घूम आते हैं, रास्ते में 2-3 है ना भाई स्टेशन पर रुके और किसी न किसी से आप में से मुलाकात हो गई। वो अलग बात है कि हम सामने से नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप तो पहचानेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि आप देखेंगे तो इग्नोर कर देंगे, पहचानेंगे ना कि हाँ भाई सर होंगे। हालांकि कभी कभी डाउट होता है, कई बार ऐसे भी बच्चे मिले हैं कि सामने से वो आकर मतलब पूछते हैं, डाउट में रहते हैं कि सर आप वही हैं। अगर हम एमडी क्लासेस टी शर्ट में हैं तब तो वो तुरंत कंफर्म हो जाते हैं कि सर ही हैं, नहीं तो वो डाउट में रहते हैं कि सर जैसा ही कोई दिख रहा है। ठीक है, तो आप पूछेंगे तो है ही। कभी मान लीजिए हम घूमने टहलने नॉर्थ ईस्ट चले गए, कभी आसाम में, मेघालय में, या अरे आपके दार्जिलिंग वगैरह चले गए, या फिर तमिलनाडु में चले गए घूमने टहलने। बहुत सारी घूमने टहलने की जगह है। राजस्थान का जयपुर, जोधपुर वगैरह भी घूमने टहलने का मन होता है। बिहार का राजगीर है, ठीक है, आपका गया वगैरह है, ये सब क्षेत्र भी घूमने का मन होता है। ठीक है, तो मुलाकात तो होगी ही ना। तो भैया जहां जाए बस आप लोग मिले, मजा आ जाएगा। सोचो कितना मजा आएगा। हाँ, टिकट वाली टेंशन भी खत्म हो जाएगी कम से कम, है ना। हाँ, टिकट वाली टेंशन भी खत्म हो जाएगी। पता चला हमने कंफर्म टिकट कराया, ठीक है, और हम ट्रेन में बैठे, ठीक है, और 2-4 ऐसे अराजक तत्व आ गए, कहीं नहीं नहीं हम भी यही बैठेंगे, हमारा टिकट कंफर्म नहीं है। तो क्या हुआ, ट्रेन में कहीं जगह नहीं है, हमको तो यही बैठना है। तुम क्या करोगे? और फिर पता चला आप में से कोई आया, ठीक है, टिकट चेक करने या कुछ करने, है ना, तो पहचान जाएगा, है ना। तो फिर कहा जाएगा कि ऐसा है, जरा इनको, है ना, दूसरा इंतजाम कराइए, इनका बहुत परेशान कर रहे हैं। खैर, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, भविष्य की बातें हैं, बिल्कुल बढ़िया से पढ़िए। तो हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो भैया, हरित क्रांति की अगर आप बात करोगे, पहली बात तो हरित क्रांति बड़ी शानदार चीज है। मतलब हरित क्रांति एक ऐसी चीज है जो ना आई होती तो शायद न केवल भारत के ही बल्कि दुनिया के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी भूखों मर रहे होते। ठीक है, क्योंकि इतना खाने के लिए कहां से मिलता भाई। देखो, पहली बात तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द किसने दिया? ठीक है ना, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? दूसरी बात यह है कि भैया इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन है? विश्व स्तर पर जनक कौन है? ठीक है, विश्व स्तर पर जनक कौन है? और फिर एक चीज है कि भाई जनक भारत में कौन है? ठीक है, जनक जो है भारत में कौन है, एक ये भी बात है। ठीक है, अब एक चीज ये है कि भाई लागू इसे भारत में कब किया गया? भारत में इसे लागू कब किया गया? फिर ये भी है कि भाई सर्वाधिक लाभ किसे मिला? सर्वाधिक लाभ किसे मिला? ठीक है, और सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी रही? सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी रही? ठीक है, सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी रही? तो ऐसे क्वेश्चन है जो बनते हैं। ठीक है, और इसे कब शुरू किया गया था? तो योजना विकास के समय शुरू किया गया था। ठीक है ना, योजना विकास के समय शुरू किया गया था। योजना विकास के, जब योजना विकास चल रहा था भारत में, ठीक है, योजना विकास का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी, तो उसी योजना विकास के समय में जब 1966 से 69 के दरमियान, ठीक है, 1966-67 इसका आंसर बताया जाता है, 1966-67, ठीक है, 1966-67 में। ठीक है, तो एक एक देखते चले। इनका नाम था विलियम गॉड, कैसे नहीं याद होगा आप ये बताइए। देखिए, विलियम गॉड इनका नाम था जिन्होंने ये शब्द दिया। अब आप सोच कर देखिए, विलियम गॉड इनका नाम था। आप सोच कर देखिए कि भैया हरित क्रांति लाने वाले, जिन्होंने दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों को भूखों मरने से बचाया, वो विश्व भगवान ही तो थे, गॉड ही तो थे। ठीक है, गॉड ही तो थे, ईश्वर ही तो थे, तो इसलिए याद हो जाएगा विलियम गॉड। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग साथी। और भारत में कौन है? भारत में MS स्वामीनाथन। हाल ही में MS स्वामीनाथन को इस योगदान के लिए भारत रत्न भी दिया गया है। हाल ही में इस योगदान के लिए स्वामीनाथन को, है ना भाई, भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, और पहला बोरलॉग पुरस्कार भी इन्हें मिला था। 1966-67 में इसे लागू किया गया। ठीक है, सर्वाधिक लाभ पाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भैया पंजाब है, और कौन है? हरियाणा है, और कौन है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, और फसलों की बात करें तो सर्वाधिक लाभ पाने वाली फसलों में कौन सी है? गेहूं है, चावल है। ठीक है, सर्वाधिक नुकसान किसको हुआ है? हाँ जी, नुकसान भी हुआ है। सर्वाधिक नुकसान किस फसल को हुआ है? तो सर्वाधिक नुकसान, ठीक है, सर्वाधिक हानि किस फसल को हुई है इससे? तो इससे जो सर्वाधिक हानि हुई है वो हुई है किसको? दाल को। ठीक है, किसको हुई है? सर्वाधिक हानि किसको हुई है? दाल को हुई है। ये भी याद रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया।
ठीक है, और लेना भी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स अपना लिखिए इसका। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है, इसमें राइट आंसर ये है, ठीक है। कह रहा ना इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, नहीं, निवेश घटता बढ़ता नहीं है, इसमें उच्च निवेश की जरूरत होती है, ज्यादा सिंचाई वगैरह की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र, भाई भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कहां होता है, पंजाब और हरियाणा के मैदानी भाग जो है यहीं पर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली बार जब पहली बार ये क्वेश्चन आया था, मुझे याद है लोग बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है। और फिर अलग मतलब जब 2022 में ये वाला पेपर हुआ था, मुझे याद है कि मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब बहुत नए नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, तो बच्चे बहुत परेशान थे। तो फिर ताबड़तोड़ ये किया गया कि एक दो शिफ्ट जब हो गई और प्रॉपर पैटर्न नया वाला समझ में आ गया, तो बहुत सारे शॉर्ट वीडियो, इतने शॉर्ट वीडियो बनाए, इतनी क्लासेस कराई और सबने मेहनत करके पढ़ा, और उसके बाद जितने भी शिफ्ट हुए सबके पेपर अच्छे गए, है ना। और फिर सैकड़ों लोग सेलेक्ट हुए। राइट आंसर क्या है, बेवर। क्या है भैया, बेवर। आप देखिए यहां पर लिस्ट दे रहा हूं एक, ठीक है। झूमिंग, देखिए क्या है, खेती करने की सबसे प्राचीन पद्धति यही है। खेती करने, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि खेती करने की सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है, तो याद रखिएगा कि खेती करने की सबसे प्राचीन पद्धति है झूमिंग, ठीक है, झूम कृषि। तो जो झूम कृषि है ये खेती करने की सबसे प्राचीन पद्धति है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, यहां पर इन्हें क्या कहते हैं भाई, इसको ऐसे याद करिएगा, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में, असम सहित पूर्वोत्तर भारत में इसे कहते हैं झूम खेती, ठीक है। लेकिन मणिपुर में एग्जैक्टली कहते हैं पोमलू, ठीक है, सॉरी पमलू, ठीक है ना। और इसी प्रकार से दीपा कहते हैं बस्तर छत्तीसगढ़ में या अंडमान निकोबार में। बेवर और दहिया मध्य प्रदेश में कहते हैं, इसी को स्लैश एंड बर्न कह रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से पोडू या पेंडा कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, पामा दाबी कहा जाता है उड़ीसा में। तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये देखिए, ये याद रखिएगा कि खेती करने की सबसे प्राचीन पद्धति है, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, बहुत आसान है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीस कुरियन, है ना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप जानते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दूध उत्पादन से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल मतलब गरीब की फसल, ठीक है। जैसे बाजरा, धान, ज्वार, ये खरीफ की फसल है। गेहूं क्या है, देखो मुझे नहीं लगता कि भाई, देखो आप में से 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने खेती बाड़ी के संबंध में चीजों को जाना है, समझा है, ठीक है ना। तो भाई आप सब जानते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं, रबी की फसल है। अब इस समय रबी की फसल बोई जा रही होगी, इस समय गांव गिराव के क्षेत्रों में खेती बाड़ी जो भी आप में से लोग करते हैं, ठीक है। मैं भी गांव गिराव जब फोन करता हूं तो पता चलता है कि इस समय क्या होता है कि गेहूं की खेती हो रही है, ठीक है। तो गेहूं, जब हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, जब हम लोग गेहूं की खेती करते हैं तो याद करिए कि गेहूं के साथ हम जौ तो नहीं बोते हैं, गेहूं के साथ हम जौ नहीं बोते हैं ना, गेहूं के साथ हम जौ नहीं बोते हैं, फिर भी गेहूं के साथ जौ उगाती है कि नहीं, जौ होती है ना खेत में, होती है। और चना, चना तो मान लीजिए हम लोग है ना थोड़ा सा अलग से खेत में बो देते हैं कि चलो थोड़ा सब्जी वब्जी खाने के लिए हो जाएगा, या फिर कुछ लोग प्रॉपर तरीके से उगाते हैं और उसी में थोड़ा मटर भी बुआई कर देते हैं। मटर तो गेहूं के खेत में ही बीच बीच में थोड़ा सा डाल दिया जाता है कि चलो 4-6 पेड़ हो जाएगा तो भी सब्जी वब्जी खाने के काम आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से सरसों, ठीक है, सरसों तो प्रॉपर तरीके से बोई जाती है ना। और आलू, आलू के साथ क्या होता है कि कुछ लोग तो पहले आलू बोए देते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आलू बो देते हैं और आलू के साथ क्या होता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर, हाँ अच्छा, क्या श्वेत क्रांति का जनक पूछा है बद्दा, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक पूछा है तो श्वेत क्रांति के जनक तो वर्गीस कुरियन ही है। हरित क्रांति पूछता तब एम एस स्वामीनाथन होता, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो स्वामीनाथन याद करोगे इसमें, ठीक है। फिलहाल इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कब बुआई होती है, कब कटाई होती है और किसके अंतर्गत कौन सी फसल होगा, ठीक है ना। हाँ जी भैया, है ना, ऑप्शन ए में किस में भाई, श्वेत क्रांति का जनक पूछा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति है ना, हरित क्रांति थोड़ा ना, हरित क्रांति में है ना, हरित क्रांति में होगा ना वो श्वेत क्रांति, ये तो श्वेत क्रांति है ना, वर्गीस कुरियन ही होगा, ठीक है। काहे कंफ्यूज कर रहे हो हमको, चलो ये बताओ भाई। हाँ जी, अब इसका भी आंसर दीजिए सभी लोग, ठीक है भैया। हाँ जी, रबी और खरीफ फसलों के बीच में, ठीक है ना। हाँ जी, रबी और खरीफ फसलों के बीच में
रबी और खरीफ, भाई रबी और खरीफ के बीच में तो जायद ही आती है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, धान बोते हैं, धान तो बो ही देते हैं, तो भैया इसके बीच में होती है जायद। खैर ये आप समझ रहे हैं कि रबी और खरीफ के बीच में जायद ही होती है। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सबसे ज्यादा है? तो हमारे देश में कौन से क्षेत्र में पानी की खपत सबसे ज्यादा होती है? तो जाहिर सी बात है खेती में, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, भूमिगत जल का दोहन, जो अंडर वाटर है, भाई पीने योग्य जल कौन सा है? भूमिगत जल है, भूमिगत जल ही तो पीने योग्य है, जो अंडर वाटर है ना है वही तो पीने योग्य है, तभी तो हम लोग ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, है ना, जो भी नलकूप वगैरह लगाते हैं तो पानी निकाल के पीते हैं, ठीक है। तो भैया इसका सबसे ज्यादा दोहन किसमें होता है? कृषि क्षेत्र में होता है। और आप देखिए भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? भारत में सिंचाई का मुख्य साधन है नलकूप, और नलकूप का मतलब क्या है? नलकूप से क्या निकलता है? भूमिगत जल ही तो निकाला जाता है, ठीक है ना। तो भूमिगत जल का दोहन सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है? तो आप बताएंगे कृषि, ठीक है। अच्छा, चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से है? चमड़ा या, है ना, बिल्कुल, तो बढ़िया प्रश्न है। और आप बता रहे होंगे क्या भैया? आप बता रहे होंगे इसमें, है ना, कौन सी? भूरी क्रांति। क्या बता रहे होंगे? भूरी, चमड़ा, ठीक है। आप देखिए यहां पर आप देखेंगे कि चमड़ा या फिर चमड़ा या, ठीक है, कोको उत्पादन या फिर गैर पारंपरिक, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लेना है कि भैया काली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति। तो ये क्रांतियों से क्वेश्चन आते हैं, एक तो मिलान वाला क्वेश्चन आता है और दूसरा सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन भी आता है। एमएस स्वामीनाथन भारत में किसके लिए जाने जाते हैं? तो एमएस स्वामीनाथन को भैया हरित क्रांति के जनक के लिए जाना जाता है। और इस साल जो 5 लोगों को भारत रत्न मिला उसमें एक एमएस स्वामीनाथन भी थे, ठीक है भैया। अच्छा, रजत क्रांति का संबंध किससे है? पर रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का जो संबंध है इसका संबंध किससे भैया? तो रजत क्रांति का सीधा सीधा संबंध हो जाएगा अंडा उत्पादन से। किससे भैया? अंडा उत्पादन से। किससे हो जाएगा? हाँ, एग उत्पादन। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है, ठीक है। भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और एज इट इज अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है। एज इट इज अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है। तो नाम याद रखेंगे, बार्नयार्ड ग्रास या फिर एक्इनोक्लोआ ग्रुसगैली। अजीब सा नाम है ना, ऐसा नाम है कि इंसान का पूरा मुंह बन जाए, ठीक है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो भैया हरित क्रांति का संबंध खाद्य और अनाज उत्पादन से था। किससे? खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंध था, ठीक है ना। हाँ जी, खाद्य और अनाज उत्पादन से। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? मतलब सूखे में भी हो जाती है, ठीक है। तो सूखे को भी बर्दाश्त कर लेती है, जिसको कहते हैं बाजरा। और याद करिए बाजरा या माइलेट, ठीक है। तो बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष याद है किसे घोषित किया गया था? बाजरे का, ठीक है, बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। और इसी प्रकार से और क्या भैया? मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, तो पिछले वर्ष को घोषित किया गया था, ठीक है, मोटे अनाज का, है कि नहीं। तो भैया बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष या मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष? बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष या फिर, है ना, बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष या मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे कहते हैं? 2023 को कहते हैं। और याद करिए बाजरा, भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स रिसर्च, या इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, कहां पर है? भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये साथियों स्थित है कहां पर? हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। कहां पर? हैदराबाद में स्थित है। कब स्थापित हुआ था? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये देखिए, बहुत अच्छे, क्या बात है, 500वां लाइक, 99 पर रुका हुआ मामला। कौन है जो दौड़ाएगा? इंटरक्रॉपिंग मतलब अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? किसे दर्शाती है भैया? तो ये भैया पास पास 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, ठीक है ना, उसका नाम है इंटरक्रॉपिंग। जैसे इंटर स्टेट वैसे ही, ठीक है ना। अच्छा भाई काव्या, वेरी गुड, धन्यवाद। भारत में चाय और कॉफी की फसल किस श्रेणी में आती है? तो चाय कॉफी की जो फसल होती है इसे क्या माना जाता है पता है? इसे वृक्षारोपण फसल माना जाता है, ठीक है। तो चाय कॉफी जो है ये वृक्षारोपण फसलें मानी जाती है। क्या माना जाता है? वृक्षारोपण फसलें माना जाता है इनको, चाय को, कॉफी को स्पेशली, ठीक है। संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में हुई वृद्धि। अच्छा, तो भैया तिलहन उत्पादन, तो तिलहन उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से है। क्यों? क्योंकि सरसों का तेल, सरसों पीला होता है ना, हाँ, तो वही चीज है, ठीक है। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है भैया?
तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, किससे? सर्वाधिक अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से 70 क्वेश्चन का आज का वादा था आपसे, और 70 क्वेश्चन का ये वादा आपसे पूरा हुआ। और आशा करते हैं कि पूरे सेशन को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, काफी नॉलेजफुल एंजॉयफुल लगा होगा आपको। शॉर्ट नोट्स निश्चित रूप से आप बना लीजिएगा, जो भी हमने अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपके बनने चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी भाई, जैसे एक ये वाला है। ठीक है, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो शॉर्ट नोट्स था हरित क्रांति वाला। ठीक है, इसको भी अच्छे से, और ये वाला तो बहुत शानदार था कि एक ही जगह पर कई सारी चीजें पता चली। ठीक है, तो ये भी याद करना है। कंसेप्ट बहुत सारे हैं, मैंग्रोव वन वाला जो कंसेप्ट था ये भी अच्छे तरीके से आपको याद करना है, लिखना है अपनी कॉपी में। सबसे बड़ी चीज ISFR वाला भी थोड़ा मेहनत करके लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे और डिटेल में बताऊंगा कभी मौका मिला तो। बाकी ये वाला बढ़िया से, ये वाला मैप तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से तैयार कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर कर लो। ठीक है, या फिर PDF तो मिलेगा ही। ठीक है, तो वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, और वो जरूरी भी है आपके लिए। ठीक है, ये काली मिट्टी वाला कंसेप्ट, ठीक है, काली मिट्टी वाला कंसेप्ट यहां से भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कोशिश करनी है कि इन चीजों को बढ़िया तरीके से, ये वाली ट्रिक भी याद रखनी है, जल कल। ठीक है, हाँ जी, तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। मानसून पूर्व फुहार वाला मामला भी, ठीक है, बढ़िया तरीके से याद करना है। ठीक है, बाकी ठीक है, मेहनत से पढ़ते रहिए। और PDF कहां से मिल जाएगा बता दूं एक बार। चलिए, तो PDF आपको यहां से प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथियों के साथ, जो जरूरतमंद साथी हो आपके उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। कल तो संडे है, तो कल आपकी साइंस की स्पेशल क्लास है 3 बजे। मंडे को फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, बाकी मिक्स क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। संडे है कल, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर क्या करिएगा, पूरे हफ्ते जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। जो थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाए हो उसको भी बना लीजिएगा। एग्जाम टाइम पर या आपके अपने नोट्स ही आपके काम आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।